हमने अपने सिलेबस में, चूंकि आपको मैंने पहले भी बताया, मैं ऑनलाइन के भी पक्षधर, जैसे परिस्थितियां जिस अनुरूप हो वो चीज। अब वो जमाना चला गया कि डंडे के बल पर बच्चे पढ़ते, बच्चे मन से पढ़ते हैं, डंडे से नहीं पढ़ते। ये वो मूर्ख शिक्षकों की सोच होती कि डंडे के बल से हम पढ़ा लेंगे, बांध देंगे और ये चीज तमाम लोग हम कर लेंगे, ऐसे बंधन में डाल देंगे। तो हम सीधा मानते हैं, आप स्वच्छंद दिमाग से एकदम हमारे साथ जुड़िए और धीरे धीरे इसके इंपॉर्टेंस करते हुए और हम लोग इसको बढ़ते चले जाएं। तो ध्यान दीजिए, जिन बच्चों को सिर्फ 12th में पास होना है, तो उसमें आपको मॉडर्न फिजिक्स सबसे बढ़िया करना होगा, क्योंकि अकेले सिलेबस के अनुसार तो 22 है, लेकिन लगभग 30 मार्क्स तक का कवरेज पिछले साल भी लगभग रहा है और इतना का कवरेज देगा, 21 में ही पास है। तो अब आपको ध्यान रखना है, जो लोग मॉडर्न फिजिक्स केवल ठीक करोगे सिर्फ और सिर्फ 4 पार्ट, उन लोग को 30 अंक आ जाएगा। और लेकिन बढ़िया से इसको ठीक करना पड़ेगा। बाकी सिलेबस के अनुसार जो बच्चे हमसे शुरू से पढ़ रहे थे, उनका इलेक्ट्रोस्टेट पूरा 3 जो चैप्टर है, पोटेंशियल, फील्ड, गॉस थ्योरम, कैपेसिटी, कैपेसिटर, हम लोग टोटल कंप्लीट कर चुके। इसमें करंट में भी हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट कर चुके, मैग्नेटिज्म कंप्लीट कर चुके। 2 छोटे छोटे पार्ट हैं जो अलग से चलते रहेंगे। अभी आज से मॉडर्न की दुनिया आपके यूट्यूब पर शुरू हुए हैं और उम्मीद है कि सभी लोग इसमें खूब बढ़िया करेंगे, खूब अच्छा करेंगे। इसी उद्देश्य से हम इसको शुरू कर रहे हैं। इसके बाद एक हल्का सेक्शन ऑप्टिक्स है, जिससे हम लास्ट कर लेंगे। तो हम लोग ध्यान दें, सभी लोग मॉडर्न के साथ आज क्लास में हम लोग जुड़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स की भूमिका, पहले व्हाट इज मॉडर्न फिजिक्स ये समझाएं तो थोड़ा हम ध्यान से बताएं। सभी लोग, गाना 2 तरह का होता है, फिजिक्स छोड़ दीजिए। गाना 2 तरह का होता है। एक गाना को हम लोग कहते हैं कि यह शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, सारे गामा और एकदम पूरा हम लोग शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत सभी चीज जानते हैं। दूसरा नंबर हम लोग जो देखते हैं, ये वेस्टर्न म्यूजिक है, पाश्चात्य संस्कृत। तो आपका एकदम दोनों बात समझ में आ रहा होगा। शास्त्रीय संगीत या भारतीय गाना, एक बच्चे से हमने पूछा कि भारतीय गाना और विदेश वाला गाना में अंतर क्या है, तो उसने कहा कि सर, भारतीय गाना जब सुनते हैं तो बोल क्या रहा है इस पर ध्यान देते हैं, और बाहर वाला जब गाना सुनते हैं तो उसमें बोल क्या रहा है इस समझ में नहीं आता, म्यूजिक केवल सुनते हैं। दोनों बात में देखिए अंतर, इसमें बोल करके भी भाव व्यक्त है, इसमें केवल म्यूजिक चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से जैसे गाना की 2 कैटेगरी है, हम उसी प्रकार से अब हम अपने विषय को स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स के भी 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं। एक जो देख रहे हो, इसी फिजिक्स को हम जो शुरुआत में 1600, 1700, 1800, 1900 के प्रारंभ तक, मेन 1600 के बाद का फेज सब न्यूटन का फेज रहा है। और फिजिक्स में जिन चीजों में मुख्य रूप से द्रव्यमान पर सबसे अधिक बल दिया गया, न्यूटन के नियम पर बल दिया गया, उसको शास्त्रीय फिजिक्स कहते हैं। जैसे वहां शास्त्रीय म्यूजिक चल रहा था। और इसमें दूसरी बात ध्यान रखिए, 1900 के बाद जो 20वीं शताब्दी है, वो एक अद्भुत चेंज हुआ और वहीं से एक सिद्धांत दिया गया रिलेटिविटी का, सापेक्षता का। और इसमें इस सिद्धांत के अनुसार से मास और एनर्जी, ये दोनों में रिलेशन बताया गया और इसी के सिद्धांत से ये दोनों थ्योरी मॉडर्न फिजिक्स को शुरू करता है क्या? मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन थोड़ा सा कम करते हुए, जिस समय जरूरत है हम लोग कमेंट्स भी खूब करेंगे, हम लोग पूरे एक साथ मिल के पढ़ेंगे। अभी जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी लोग, अभी आप ये नहीं होगा वो नहीं होगा पर छोड़ दीजिए, अभी आप क्या हो रहा है इस पर अपनी एनर्जी को केंद्रित कीजिए। कई लोग की आदत होती है, करंट चलेंगे तो मॉडर्न नहीं होगा, मॉडर्न चल देंगे लाइट नहीं होगा। आप जो चल रहा है वर्तमान में जिए। आप किसी गाड़ी में देखे होंगे, गाड़ी में पीछे देखने वाला शीशा बहुत छोटा होता है और आगे देखने का शीशा बहुत बड़ा होता है।
वो जीवन को उसी तरह रखो, पीछे जो छूट गया, जो हो गया, उसको छोटे रूप में देखो, वर्तमान में आगे का सिस्टम बड़े शीशा से देखो और उसको एकदम ठीक करो। और बाकी क्यों नहीं होगा? आप हमारे साथ हो, सब कुछ होगा, कुछ भी होगा, हम लोग कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए पूरे पहले ध्यान से हमारे साथ एनर्जी लगाइए। सुनिए अब ठीक से हम जो समझाना चाह रहे हैं। देखो, शुरुआत में जो माना गया, ये एक कंसेप्ट आया कि पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज है। एक चीज को कहते हैं द्रव्यमान, मास, और दूसरे को कहते हैं एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा अदृश्य होता है। प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब ये अदृश्य है। ऊर्जा का मतलब दिखाई नहीं देगा, और द्रव्यमान का मतलब दिखाई देगा। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम जो समझाने जा रहे हैं उस बात पर अब जरा बल दीजिए। हम क्या बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा समझना है, फिर मजा देखिए कितना अच्छा आएगा। व्हाट इज मॉडर्न फिजिक्स, क्यों मॉडर्न नाम आया, ये चीज सबसे पहले समझना। और ये वही लड़के समझ सकते हो जो हमारे साथ एकदम एनर्जी लगाओगे। कमेंट एकदम बंद रखो अभी, और एकदम ध्यान से समझिए। कमेंट हम लोग फिर करेंगे, लेकिन पहले समझते समय समझेंगे। सुनिए ठीक से। द्रव्यमान और ऊर्जा दो चीज, दिखाई दे, अनुभव कर सकते, भार हो, वो सभी चीज को मास कहा गया। और दूसरा, आपको एनर्जी का मतलब हमने समझाया। एनर्जी का मतलब ये सिर्फ कोई वर्क कर सकता है, दिखाई नहीं देता। प्रकाश एक ऊर्जा है, ध्वनि एक ऊर्जा है, ये दिखाई नहीं देता। ये चीज को सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को समझना था, और इसी में सब लोग का ध्यान चाहिए। जिस समय दोनों बात अलग अलग माना गया कि द्रव्यमान को एनर्जी में नहीं बदल सकते, दोनों अलग अलग होता है, इसी को क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। एक क्लासिकल फिजिक्स का मतलब फिर से सुनो। जैसे न्यूटन ने कहा कि दो वस्तुओं के बीच, मान लो द्रव्यमान m1 m2 है, बीच का दूरी r है, सभी लड़के जानते हो इसमें आकर्षण होगा, और F समानुपाती m1 गुने m2 बटे r स्क्वायर। मान लेते हैं सपोज पृथ्वी के पास कोई चीज गिर रहा है, तो न्यूटन ने समझाया कि इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल है जो इसको खींच रहा है। क्लासिकल फिजिक्स क्या है पहले समझिएगा, खूब समझिएगा। पहले मैं समझाना क्या चाह रहा। कोई भी वस्तु पर बल लगाए तो F बराबर ma होता है। मास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूटन से पूछा गया कि सर अगर मास 0 होगा तब, तो न्यूटन ने कहा कि कोई बल नहीं लगेगा। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफ मास इज इक्वल टू 0, क्योंकि मास ही 0 हो गया तो 0 गुना कुछ भी 0 होगी। और ये क्लासिकल फिजिक्स पर ही पृथ्वी वस्तु को खींचती है। पत्थर नीचे आ गया तो पृथ्वी ने पत्थर को खींचा, पत्थर भी पृथ्वी को खींचता है, लेकिन पृथ्वी भारी है इसलिए पृथ्वी ऊपर नहीं गया, पत्थर नीचे चला आया। इसी पर 1700 और 1800 और 1900 तक बच्चे इसी फिजिक्स को पढ़े। एक क्लासिकल फिजिक्स है, और इसी फिजिक्स पर पूरा का पूरा आप भी बल दी। लेकिन 1905 में बहुत ही एक मजेदार सिस्टम आने जा रहा है, और वो वैज्ञानिक का नाम है आइंस्टीन। खूब ध्यान दीजिए, सबका एकदम बोर्ड पर हम ध्यान चाहते, क्योंकि जब तक आप व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स ये नहीं समझ सकते, तो मॉडर्न पढ़ने में कुछ मजा ही नहीं आएगा। मैं बिल्कुल एकदम 0 लेवल से चल रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपका मॉडर्न 30 में 30 अंक लाने में सक्षम होंगे आप, और बहुत आनंद आएगा। कई कंपटीशन में भी मॉडर्न से क्वेश्चन आजकल बहुत बढ़ गए, और क्यों मॉडर्न नाम है, क्या है, उसको हम लोग सीखते हैं। तो जरा ध्यान दें, क्लासिकल में मास और एनर्जी को अलग माना गया। क्लासिकल के लिए हर चीज को मास रिस्पॉन्सिबल कहा गया। क्लासिकल में अगर पृथ्वी की ओर पत्थर खींचा तो इसके लिए पृथ्वी को जिम्मेवार ठहराया गया। ये सभी बात हम लोग समझे जो न्यूटन ने स्थापित किया था। लेकिन 1900 ईस्वी 20वीं शताब्दी आइंस्टीन का काल माना जाता है, और आइंस्टीन ने इन सभी चीजों को काट दिया, कहा सब गड़बड़ है। इस सब का एक लिमिट है। यदि किसी वस्तु का वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा, सब चीज गड़बड़ है।
और उन्होंने इस सभी चीज को दिखाया। मैं अभी दिखाने जा रहा हूं, उस बात को समझना। आइंस्टीन का कहना क्या है, देखिए आप बताइए पहले सोच करके। 4 लड़के मिलके किसी चादर के 4 कोना को खूब टाइट से पकड़ ली और इसके बीच में एक बड़ा पत्थर रख दिए, जिससे ये चादर कुछ लूज हो गया, बीच में गड्ढा हो गया। अब एक छोटे पत्थर को हम किसी कोना पे रखते हैं और वो पत्थर बीच में चला गया, तो यहां 2 बात आ रही है। पहली बात, बड़े पत्थर ने इसको खींचा, और दूसरी बात, ढाल के कारण ये पत्थर चला गया। इस पत्थर ने खींचा नहीं, ढाल के कारण चला गया। आपको कौन सी बात सही लग रही? फिर से बात समझेंगे। हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कंसेप्ट का विचारधारा आपके अंदर इन करवा दूं। तो पहले आप हमें सोच के बताओ, किसी चादर के 4 कॉर्नर को 4 व्यक्ति पकड़े हुए हैं, बीच में हमने एक बड़ा पत्थर को रख दिया, उससे थोड़ा ढाल हो गया। अब एक पत्थर को हम इस कॉर्नर पे रख रहे हैं और वो पत्थर सड़क के बीच में आ गया। तो पहला, बड़ा पत्थर ने इसको खींचा, और दूसरा, बड़े पत्थर ने खींचा नहीं, ढाल के कारण चला गया। हम चाहेंगे आप सभी लोग पहला और दूसरा से अब हमारे साथ कमेंट के साथ जुड़िए। अभी हम देखेंगे कौन बच्चे कितना अच्छा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत मजा आता है मित्रों आपके साथ रहने में, इतना मजेदार ढंग से आप लोग देखिए। कई लोग दूसरा नंबर आंसर सही है, खुशी जी का आंसर सबसे पहले आया, मुझे भी खुशी है। चलिए बहुत बढ़िया। अब जल्दी से देखिए, दूसरा नंबर बात सबका आ रहा है, दूसरा नंबर बात सबका आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात। अब ध्यान दें, ढाल के कारण हमारे बहुत बच्चे लिख रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिस समय हम आपको बोले उस समय चैटिंग में एकदम भाग लीजिए, जबरदस्त रूप से रहना है। अभी जो नए लोग जुड़े उनसे हम अभी चल रहे हैं फिजिक्स के 2 पार्ट, व्हाट इज क्लासिकल फिजिक्स एंड व्हाट इज मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स कैसे डिफाइन हुआ है, हम यहीं से चल रहे हैं। और इसमें हमने बताया कि जो भी न्यूटन के कंसेप्ट जो देख रहे हो, मास बेस्ड देख रहे हो, द्रव्यमान पर आधारित सिस्टम देख रहे हो, वो क्लासिकल फिजिक्स है। और कोई भी पृथ्वी पर पत्थर गिर रहा है तो क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि मास के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रहा है। जबकि आइंस्टीन का कहना है कि चारों कॉर्नर हम पकड़ लिए, तो बताइए बीच में एक पत्थर बड़ा रखे तो ढाल बन गया, और जब कोई छोटा पत्थर रखे सरक करके चला आया। यह चीज बताता है इसने खींचा नहीं, ढाल के कारण नीचे आया है। अब यही चीज आपको समझा रहे हैं। आइंस्टीन का कहना है जैसे किसी मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है और खींच लेता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर भी एक फील्ड है। ये कोई मास रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और इसी के कारण यह खिंचाता है। खींचने के लिए जैसे ढाल इंपॉर्टेंट था, उसी तरह खींचने के लिए पृथ्वी के चारों ओर क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, न कि मास इंपॉर्टेंट है। न्यूटन की बातों को उन्होंने बिल्कुल काटा। कई लोग बोले कि भाई पूरे ठीक से ये कंसेप्ट आया नहीं, न्यूटन कैसे गलत हो सकता है। आइंस्टीन ने कहा कि न्यूटन की बात सोचो। न्यूटन ने कहा कि अगर 2 मास है तब ही बल लगेगा, मास 0 है तो बल नहीं लगेगा। अब बताइए, न्यूटन ने कहा कि प्रकाश फोटोन नामक कण से बना है और फोटोन का मास 0 होता है। फोटोन एक एनर्जी पैकेट है और इसका मास 0 होता है, यह न्यूटन का कहना है। अब बताओ, आइंस्टीन का कहना है कि अगर मास 0 है तो प्रकाश को कोई भी बल नहीं लगेगा और प्रकाश कभी भी चलेगा तो सरल रेखा में चलेगा, विचलित नहीं होगा। ये कहना था न्यूटन का। लेकिन आइंस्टीन ने ब्रह्मांड में एक बहुत ही तीव्र आकर्षण का क्षेत्र, जिसको ब्लैक होल कहते हैं, ये ब्लैक होल कैसे बनता है तारों के द्वारा, यूट्यूब पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, तारा का जीवन चक्र। जिनको लगता है कैसे ब्लैक होल बनता है, तारा का जीवन चक्र पूरा डिटेल देखोगे तो उसमें हमने बताया क्या चंद्रशेखर लिमिट है और कैसे ब्लैक होल बनता है। अभी तेजी में समझो, बहुत ज्यादा आकर्षण का क्षेत्र ब्लैक होल होता है यूनिवर्स में। और आइंस्टीन ने एक पिक्चर के द्वारा इसको जो समझाया, मुझे लगता है कि आप सभी लोग एकदम बहुत अच्छा से समझोगे। आइंस्टीन ने कहा कि मान लेते हैं सपोज
यहां पे जो क्षेत्र देख रहे हो ये ब्लैक होल है, अंतरिक्ष का ये ब्लैक होल है। और ये ब्लैक होल में बहुत ज्यादा आकर्षण है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। और जब यह प्रकाश आगे की ओर बढ़ रहा है तो आप सभी लोग रियलाइज करें, अभी हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उस वीडियो को खूब बढ़िया से आप जरा देखिए। जब इसको आगे की ओर बढ़ाने जा रहे हैं तो देखिए यह लाइट जब आगे बढ़ा तो ब्लैक होल के पास इसमें भी अट्रैक्शन देखा गया। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट था जो इसको अलग कर दिया, जो अभी हम आपको समझाए उसमें आप ठीक से देखिए। अगर न्यूटन के अनुसार रहें तो जिसमें मास जीरो नहीं है अट्रैक्शन नहीं हो सकता, लेकिन अभी हमने आपको दिखाया ब्लैक होल के पास ये लाइट का पथ भी चेंज हो जाता है। और लाइट का पथ चेंज होना ये बताता है कि नहीं, मास बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी चीज को खींचने के लिए। बहुत बढ़िया से ध्यान देना, बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हो। और ये डिफरेंस जिन बच्चों को समझ में आएगा वो मॉडर्न फिजिक्स में राज करेगा। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग यही देख रहे हैं कि क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि हर चीज के लिए मास जिम्मेवार है, लेकिन आइंस्टीन ने समझाया कि हर चीज के लिए मास जिम्मेवार होता तो लाइट में कोई मास नहीं है, फिर क्यों ब्लैक होल के पास इस पर फोर्स लग गया। इसका मतलब विदाउट मास भी फोर्स लगता है, और फोर्स लगने के लिए ये जो नियम है ये अलग है, इसकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिट है। और शुरू से जो माना गया क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार कि मास और एनर्जी ये दोनों दो चीज हैं, एक चीज नहीं है। उसी चीज को आइंस्टीन ने एक थ्योरी दिया कि मास में भी एनर्जी होता है, E बराबर mc², जहां c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये चीज अब आपसे एक ऑब्जेक्टिव आएगा जनरल कंपटीशन वाले के लिए भी, और आईएससी में भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का आंसर दीजिए। 1 किलो मास में कितनी ऊर्जा हो सकती है, 1 किलो मास में एनर्जी कितनी हो सकती है। चॉइस ए 3 × 10⁸ जूल, चॉइस बी 9 × 10⁻64 जूल, चॉइस सी 9 × 10⁻16 जूल, और चॉइस डी 9 × 10⁸ जूल। आपको क्वेश्चन है और जल्दी से हम चाहेंगे आप आंसर हमारे साथ दीजिए। 1 kg मास से मैक्सिमम कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। इसी थ्योरी से आप समझ जाओगे धीरे धीरे मॉडर्न और क्लासिकल फिजिक्स का डिफरेंस, और यहां से हमारे सिलेबस शुरू हो जाएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप खूब हमारे साथ समझिए। क्लास में लिखने का काम नहीं होगा, लिखने के लिए हम आपको खुद नोट्स बना करके टेलीग्राम में देते चले जाएंगे। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाह रहे हैं, नोट्स चाह रहे हैं, विद्या एजुकेशन बाई राहुल सर, ये आप जो लोग नए हैं टेलीग्राम ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, अपना साइन अप करेंगे, विद्या एजुकेशन बाई राहुल सर खोजेंगे। लगभग 6000 विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ क्लास कर रहे हैं। इसमें आपका नोट्स और मटेरियल दिया जाएगा। क्लास में सिर्फ समझिएगा, लिखने वाले काम सब वहां से दे देंगे, जिससे आप फेयर तैयार करते चले जाएंगे। अभी बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, हमें तो लग भी नहीं रहा कि इतने लोग पार्टिसिपेशन में भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया है जी। मैक्सिमम बच्चे का हम देख रहे हैं ए सी बी सभी प्रकार के आंसर आ रहे हैं। अरे ये तो ठीक नहीं है जी, सब प्रकार का आंसर नहीं रहना चाहिए, एक तरह का आंसर रहना चाहिए जी। अरे ध्यान दें, इसमें ए बी सी में कई लोग हैं। हमने क्वेश्चन पूछा 1 किलो मास में कितनी एनर्जी हो सकती है। हमारा क्वेश्चन है 1 किलो मास में कितनी एनर्जी हो सकती है। हम यही प्रश्न आपसे दिए, तो आपको अपने से सोचना है 1 किलो मास में कितनी एनर्जी हो सकती है। इस पर आप ध्यान दोगे, एनर्जी का फॉर्मूला है mc²। 1 किलो मास है तो मास 1 हो गया, और c का मान 3 × 10⁸
का होल स्क्वायर कर देंगे। अब सभी लोग का ही क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। मैक्सिमम बच्चे सही किए हैं। 3 गुना 3 9 गुने 10 के पावर गुना होता है तो 8 दूना 16, 64 मत कर देना। और इसीलिए 9 गुने 10 के पावर 16 जूल इतनी एनर्जी ला सकते हो। और धीरे धीरे इसी थ्योरी पर न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, तमाम चीज ये मॉडर्न का हिस्सा बन गया। और इसीलिए अब आप लोग को ये समझ में आ गया कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट जब से डेवलप हुआ, इसको हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। थोड़ी सी बात एक दो और कर ले और उसके बाद हम लोग इस सिस्टम को शुरू करें। पहले आप समझ लीजिए मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस। मॉडर्न फिजिक्स में पहला नंबर हम जो पढ़ाएंगे वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सेमीकंडक्टर डिवाइस भी इसको कहते हैं। और दूसरा नंबर जो हम लोग देखेंगे, ये बहुत आसान पाठ देखेंगे, एटम एंड न्यूक्लियस। एटम एंड न्यूक्लियस। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे डुअल नेचर। और चौथा नंबर हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सबका ध्यान यहां चाहेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे हम लोग चलेंगे और आगे का सफर आपको कितना आनंददायक रहना है, इस चीज को महसूस कीजिए आप सभी लोग। पहला बहुत महत्वपूर्ण समझा दे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस